Welcome students in the economics classes. In today's batch, we will going to start a new chapter balance of payment part 1. First of all, हम लोग ये जानेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। एक देश को बाकी पूरे विश्व से जितनी भी फॉरेन करेंसी लेनी है या जितनी भी फॉरेन करेंसी देनी है, वो जिस अकाउंट में दिखाया जाता है उसे कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। यानी कि हमारे पूरे विश्व को, यानी कि इंडिया को बाकी पूरी दुनिया से जितना पैसा लेना है, अब पैसा का मतलब रुपीज थोड़ी लेंगे, उनसे तो फॉरेन करेंसी ही ली जाएगी, क्योंकि उनके पास रुपए होंगे ही नहीं लेने के लिए। उनके पास तो होंगे या तो डॉलर्स या फिर उनके देश की जो भी करेंसी है। तो पूरे विश्व से हमें जितना पैसा लेना है और उनको जितना पैसा देना है, उसे एक अकाउंट में दिखाया जाता है जो कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में वो सभी ट्रांजैक्शंस दिखाए जाएंगे जो पूरे विश्व के साथ हमें लेन देन में करने हैं। वो सभी ट्रांजैक्शंस जिनमें या तो पैसा आएगा या फिर पैसा जाएगा। A balance of payment account is a statement of double entry system of all economic transactions involving foreign payments between residents of a country, यानी कि हमारे देश के निवासियों के बीच, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और बाकी पूरी दुनिया के बीच, कैरिड आउट इन ए स्पेसिफाइड पीरियड, जो कि 1 साल का होता है पीरियड, वो भी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच। इस साल का 1 अप्रैल और अगले साल का 31 मार्च के बीच जो 1 साल होगा, उसमें हमारे देश के रेजिडेंट्स के बीच और पूरे विश्व के बीच जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उनको डबल एंट्री सिस्टम के द्वारा एक अकाउंट में दिखाया जाता है जो कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, विच कंटेन्स 2 साइड्स। और जैसे कि आप अकाउंटेंसी में जानते हैं, अकाउंट्स में हमेशा 2 साइड्स होते हैं अकाउंट के, एक क्रेडिट साइड और एक डेबिट साइड। बैलेंस ऑफ पेमेंट विल ऑलवेज बी इन इक्विलिब्रियम, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट हमेशा संतुलित होता है। और एक्चुअली मैं आपको बताऊं, संतुलित होता नहीं है, उसे संतुलित किया जाता है बैलेंस दिखाकर कि कितना पैसा लेना बाकी है या कितना पैसा देना बाकी है। बट इन इकोनॉमिक सेंस इफ रिसिप्ट्स आर लार्जर देन पेमेंट्स, लेकिन अगर इकोनॉमिक सेंस में देखा जाए तो अगर रिसिप्ट ज़्यादा है पेमेंट से, तो इसका मतलब हमारे देश को फॉरेन करेंसी की बचत हुई है, देयर इज सरप्लस। एंड इफ पेमेंट्स आर लार्जर देन रिसिप्ट्स, और अगर पेमेंट्स हमें करनी है ज़्यादा और रिसिप्ट्स हुई हैं कम, तो ये कहलाएगा फिर घाटा, क्योंकि पैसा आया कम है और देना पड़ेगा ज़्यादा। तो देयर इज डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो आपको समझना ये है यहां पर फिलहाल कि अकाउंटिंग सेंस में बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा आपको इक्विलिब्रियम में दिखाई देगा, यानी कि संतुलित दिखाई देगा, जितनी रिसिप्ट्स उतनी ही पेमेंट्स। लेकिन इकोनॉमिक सेंस में ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक सेंस में या तो वहां पर हमें सरप्लस देखने को मिलेगा या फिर डेफिसिट देखने को मिलेगा। सरप्लस तब होगा जब रिसिप्ट ज्यादा होंगी, जिसे कहा जाता है बचत, और डेफिसिट तब होगा जब पेमेंट्स ज्यादा करनी पड़ेंगी। डेफिसिट का मतलब घाटा, यानी कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जितने भी हुए हैं उन सभी ट्रांजैक्शन में हमारे देश को घाटा हुआ है, क्योंकि हमें इतना पैसा उन ट्रांजैक्शन से मिलेगा नहीं जितनी हमें पेमेंट्स करनी पड़ेंगी। इसके बाद देखिएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है, और इस अकाउंट को कम से कम 15 मिनट तक याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये अकाउंट अगर आपको याद हो जाता है तो बाकी पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, वरना बाकी चैप्टर समझ में नहीं आएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड में दिखाते हैं रिसिप्ट्स, अर्थात जितना पैसा आएगा वो दिखाएंगे लेफ्ट में हमेशा, और ये साइड कहलाएगी क्रेडिट साइड, और पेमेंट दिखाएंगे राइट हैंड साइड पर, जो दिखाएगा डेबिट साइड।
रिसिप्ट क्या शो करता है? इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि वो सभी कारण जिनसे कि हमारे देश में पैसा आएगा, यानी कि ये प्राप्तियां हैं हमारे देश के रेजिडेंट्स के लिए। और पेमेंट्स का मतलब आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज की वजह से यहां पर पैसा, फॉरेन एक्सचेंज के द्वारा यहां पर पैसा जाएगा। अकाउंट्स को देखते हुए यहां पर थोड़ा उल्टा है। अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं लेजर अकाउंट्स, तो इधर होता है, लेफ्ट हैंड साइड पर होता है डेबिट साइड और राइट हैंड साइड पर होता है क्रेडिट साइड। लेकिन यहां पर उल्टा है, यहां पर रिसिप्ट साइड कहलाएगी क्रेडिट और पेमेंट साइड कहलाएगी डेबिट। तो इस बात का थोड़ा ख्याल रखिएगा, खासकर वो स्टूडेंट जो अकाउंटेंसी भी पढ़ते हैं, क्योंकि अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये गलत लग रहा होगा, लेकिन ये गलत है नहीं। ये सेम वैसे ही बनता है जैसे कि कैश बुक बनती है या कैश अकाउंट बनता है। पैसा आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड, पैसा जाएगा तो राइट हैंड साइड। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो सभी कारण जिनकी वजह से पैसा आएगा। तो पहला पॉइंट है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, और गुड्स का यहां पर मतलब है विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम मीन्स वो सभी आइटम्स जिनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। जब भी हम लोग अपने देश से गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे, यानी कि बेचेंगे दूसरे देशों को, तो उनसे हमें फॉरेन करेंसी यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। तो ये दिखाएंगे रिसिप्ट साइड में। राइट हैंड साइड पर आएगा इसका उल्टा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, क्योंकि जब भी हम लोग दूसरे देश से गुड्स खरीदते हैं वो कहलाता है इंपोर्ट, और जब इंपोर्ट करेंगे तो उनको पेमेंट्स करनी पड़ेंगी, यानी कि यहां पर हमारे देश से फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी दूसरे देश में जाएगी। पॉइंट नंबर 2, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज को कहा जाता है इनविजिबल आइटम्स। फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनकम्स के द्वारा अगर हमें विदेशों से पैसा मिल रहा है तो ये कहलाएगा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अगर हम लोग फैक्टर सर्विसेज देंगे तो फैक्टर इनकम मिलेगी, नॉन फैक्टर सर्विसेज देंगे तो नॉन फैक्टर इनकम मिलेगी। फैक्टर इनकम का मतलब आपको पहले से पता होना चाहिए, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, जिसमें यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड होगा नेट कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि वेजेस। और नॉन फैक्टर इनकम्स के यहां पर एग्जाम्पल गिवन है शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड टूरिज्म। इन सभी सर्विसेज की वजह से अगर हमें दूसरे देशों से पैसा मिल रहा है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज अगर मिल रहा है, यानी कि फॉरेन करेंसी अगर मिल रही है, तो ये हमारे देश के लिए रिसिप्ट है। राइट हैंड साइड पर इसका उल्टा आएगा, पेमेंट साइड में इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। यही सर्विसेज जो भी यहां पर आपको पढ़ाई गई डेबिट क्रेडिट साइड में, अगर यही सर्विसेज हमें प्राप्त हुई हैं दूसरे देशों से, तो फिर हमें उन्हें पेमेंट करनी पड़ेगी, जिसे बोलते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। और सर्विसेज का मतलब इनविजिबल आइटम्स, क्योंकि इन सर्विसेज को देखा और छुआ नहीं जा सकता। फैक्टर एंड नॉन फैक्टर पेमेंट्स के द्वारा जितनी भी हमें पेमेंट्स करनी पड़ेंगी, एग्जाम्पल शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, एग्जाम्पल सेम है दोनों के, बस अंतर यह है कि यहां पर हमने सर्विसेज दी थी दूसरे देशों को और वहां से हमें पैसा मिल रहा था। यहां पर हमने सर्विसेज प्राप्त की हैं, इंपोर्ट किया है सर्विसेज को, और इसके द्वारा हमें यहां पर पेमेंट करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 3, अनरिक्वेटेड रिसिप्ट्स, या इन्हें कह सकते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, जिसे नेशनल इनकम चैप्टर में हमने पढ़ा था ट्रांसफर इनकम के नाम से। एग्जाम्पल गिफ्ट्स, डोनेशंस, रेमिटेंसेज, इंडेमनिटीज एटसेट्रा, यानी कि वो सभी रिसिप्ट्स जिनके बदले में हमें कुछ नहीं देना पड़ेगा। जब किसी भी रिसिप्ट के बदले में कुछ नहीं दिया जाता रिटर्न में, तो वही कहलाती है अनरिक्वेटेड रिसिप्ट्स या यूनिलेटरल ट्रांसफर्स या ट्रांसफर इनकम। और ये ट्रांसफर इनकम वो इनकम है जो हमारे देश के निवासियों को प्राप्त हो रही है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, जैसे कि गिफ्ट, डोनेशन, रेमिटेंसेज और इंडेमनिटीज। जहां पर रेमिटेंसेज का मतलब है कि हमारे देश का कोई भी निवासी अगर दूसरे देश में काम करने के लिए गया है और वहां से वो पैसा अर्न करके अपने देश में ला रहा है, जिसे बोलते हैं नेट कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज,
क्योंकि जितना पैसा विदेशी यहाँ पर लेके आएंगे उसमें से माइनस कर दिया जाएगा वो पैसा जो वो लोग हमारे देश से कमा कर लेकर जा रहे हैं। और अनरिक्वेटेड पेमेंट्स या फिर यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, यहां पर पैसा जाएगा, कारण सेम वही है सारे के सारे, एग्जाम्पल्स भी सेम है सारे के सारे, लेकिन बस अंतर यह है कि यहां पर पेमेंट्स की जा रही हैं। यहां पर हमारे देश के निवासी पेमेंट करेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, जिसके रिटर्न में उन्हें कुछ मिलेगा नहीं। तो ऐसी पेमेंट को कहा जाता है अनरिक्वेटेड पेमेंट या फिर यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, और इसी को कहा जाता है ट्रांसफर पेमेंट्स। लेकिन ये वो ट्रांसफर पेमेंट्स हैं जो हमारे देश के रेजिडेंट्स के बीच और बाकी पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच हो रहे हैं ट्रांजैक्शंस। और लास्ट पॉइंट नंबर 4 है कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब वो रिसिप्ट्स जिनका असर असेट्स और लायबिलिटीज पर पड़ेगा, यानी कि यहां पर हमारे देश के असेट्स डिक्रीज होंगे। अगर असेट्स बेचकर हमारे देश को पैसा प्राप्त हुआ है, हमारे रेजिडेंट्स को पैसा प्राप्त हुआ है, तो वही कहलाएगा कैपिटल रिसिप्ट्स। एग्जाम्पल, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमेशा इंडस्ट्रीज में की जाती है, जहां पर प्लांट और मशीनरी में जब पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तो उसका कंट्रोल भी हमारे हाथों में आ जाता है। लेकिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है केवल फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ में, शेयर्स, डिबेंचर्स अगर हमने किसी देश से खरीदे हैं तो वो कहलाएगा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और अगर दूसरा देश हमारे देश से खरीद रहा है तो भी वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ही कहलाएगा। यानी कि फॉरेनर्स हमारे देश से खरीद रहे हैं शेयर्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स। ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस, ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जो गवर्नमेंट्स के बीच में होते हैं। अगर गवर्नमेंट्स आपस में असेट्स बेच रही हैं और खरीद रही हैं तो वो ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस कहलाएंगे। और प्राइवेट ट्रांजैक्शंस में फर्म्स, कंपनीज आपस में एक दूसरे से असेट्स खरीदते हैं और बेचते हैं। तो कैपिटल रिसिप्ट्स के अंतर्गत हमारे देश के निवासियों को पैसा प्राप्त होगा फॉरेन कंट्रीज से, जिसका कारण क्या होगा? या तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी, या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होगी, या ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस होंगे, या फिर प्राइवेट ट्रांजैक्शंस होंगे। राइट हैंड साइड पर इसका जस्ट उल्टा आएगा, कैपिटल पेमेंट्स। कैपिटल पेमेंट्स में हमारे देश के एसेट्स बढ़ेंगे, यानी कि हमारे देश के निवासी पैसा इन्वेस्ट करेंगे फॉरेन कंट्रीज में। और इन्वेस्ट कैसे करेंगे? एग्जाम्पल सेम सारे वही हैं, या तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी, या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होगी, या फिर ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस होंगे, या फिर प्राइवेट ट्रांजैक्शंस होंगे। तो कुल मिलाकर क्रेडिट साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो शो कर रहा है रिसिप्ट्स, ये चारों के चारों वो कारण हैं जिनकी वजह से हमारे देश के निवासियों को, यानी कि हमारे देश के रेजिडेंट्स को फॉरेन कंट्रीज से फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेन करेंसी प्राप्त होगी। और राइट हैंड साइड पर शो करेंगे पेमेंट्स जो कहलाती है डेबिट साइड। ये चारों वो कारण हैं जिनकी वजह से हमारे देश के रेजिडेंट्स को पेमेंट करनी पड़ेगी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। दैट मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट वो अकाउंट है जो हमें वो सभी ट्रांजैक्शंस शो करता है कि किस किस कारण से हमारे देश में पैसा आएगा और किस किस कारण से हमारे देश से पैसा जाएगा। तो जैसे कि मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, स्लाइड की स्टार्टिंग में, इस वीडियो को पॉज करके कोशिश कीजिएगा ये चारों के चारों पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएं, भले ही यहां तक की वीडियो आपको 3 या 4 बार देखनी पड़े। उसी के बाद चैप्टर में आगे बढ़िएगा, वरना ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। और यहां तक ये चैप्टर मुश्किल नहीं है, इस बात को समझना मुश्किल नहीं है कि किस किस कारण से हमारे देश में पैसा आता है फॉरेन कंट्रीज से, और किस किस कारण से हमारे देश से पैसा जाता है। और वो सभी ट्रांजैक्शंस जिस अकाउंट में दिखाए जाते हैं वही कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और इन पॉइंट्स को कोशिश कीजिएगा लाइन वाइज याद हो जाएं, आगे पीछे नहीं करना इन पॉइंट्स को। पॉइंट नंबर 1, 2, 3 और 4 ये सभी पॉइंट्स आपको लाइन से याद होने चाहिए, इनको आगे पीछे नहीं करना है आपको। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इनको याद कीजिए, उसके बाद आगे देखिएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट। ये बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है?
बैलेंस ऑफ ट्रेड में लेफ्ट हैंड साइड हम लोग केवल शो करेंगे फर्स्ट पॉइंट। अब फर्स्ट पॉइंट कौन सा? जो पिछले अकाउंट में आपको दिखाया था, इसलिए पिछला अकाउंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पिछला वाला अकाउंट याद कर लिया, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, तो बाकी पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जरा जरा सा हिंट देने पर ही आपको पता चल जाएगा कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में हमें क्या दिखाना है। हमें फर्स्ट पॉइंट दिखाना है। फर्स्ट पॉइंट का मतलब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, दैट मीन्स विजिबल आइटम्स ओनली। और यही बात बाद में आपको पढ़ाई जाएगी डिटेल में थ्योरी के अंदर, लेकिन वो बात भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी अगर ये बात दिमाग में बैठ जाती है तो, कि बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट में हम लोग क्या शो करते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का केवल पहला पॉइंट, करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें शो किया जाता है पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3। जो पिछले पेज पर आपको अकाउंट दिखाया गया था बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, उसका पॉइंट नंबर 1 यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, पॉइंट नंबर 2 एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। एग्जाम्पल सारे वही हैं, एग्जाम्पल चेंज नहीं होंगे कहीं पर भी। और थर्ड पॉइंट अनरिक्वेटेड रिसिप्ट्स, जिन्हें यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी कहा जाता है। और राइट हैंड साइड पर अनरिक्वेटेड पेमेंट्स, जिन्हें यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी कहा जाता है। एग्जाम्पल सेम है दोनों के, गिफ्ट, डोनेशन, रेमिटेंसेज एंड इंडेमनिटीज। रेमिटेंसेज का मतलब हमारे देश का कोई भी व्यक्ति अगर विदेश में काम कर रहा है और वहां से वो पैसा अर्न कर रहा है अपने देश के लिए। और इंडेमनिटीज का मतलब अगर हमारे देश में कोई मुसीबत आई है और दूसरे देशों से हेल्प के रूप में हमें पैसा प्राप्त हो रहा है तो उसे बोलते हैं इंडेमनिटीज। अगर हमारे देश में कोई भी मुसीबत आई और दूसरे देश सहायता के लिए हमारे देश को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराते हैं तो वही कहलाता है इंडेमनिटीज। इंडेमनिटीज का यहां पर यही मतलब है अगर बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखते हुए। वैसे इंडेमनिटीज का मतलब होता है रिकवरी ऑफ लॉस, यानी कि हानि रक्षा। देन कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें शो करेंगे केवल और केवल फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट किस चीज का? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के चारों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा और ज़्यादा समझना भी नहीं पड़ेगा, दिमाग भी नहीं मारना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट में केवल फोर्थ पॉइंट शो करते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल पेमेंट्स। एग्जाम्पल सेम वही है जो पहले आपको पढ़ाए गए थे। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ऑफिशियल ट्रांजेक्शंस एंड प्राइवेट ट्रांजेक्शंस। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है प्लांट एंड मशीनरी में, और जिस इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसका कंट्रोल भी हमारे हाथों में आ जाता है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में कंट्रोल हमारे हाथों में नहीं आता, केवल हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। ऑफिशियल ट्रांजेक्शंस में दो गवर्नमेंट्स आपस में ट्रांजेक्शंस करती हैं, एसेट्स खरीदती हैं और बेचती हैं। और प्राइवेट ट्रांजेक्शंस में बिजनेसमैन यानी कि कंपनीज या फर्म्स आपस में ट्रांजेक्शंस करती हैं और एसेट्स खरीदती हैं और बेचती हैं। लास्ट टॉपिक आता है फिर इसका एरर्स एंड ओमिशंस। Since it is difficult to record all international economic transactions accurately, therefore, we have a third element of BOP apart from the current and capital account, which is known as errors and omissions. यानी कि सभी ट्रांजेक्शन्स को पूरे विश्व में रिकॉर्ड करना बहुत ही मुश्किल है कि बाकी पूरे विश्व से हमें कितना पैसा लेना है, कितना देना है। सभी ट्रांजेक्शन्स हम लोग करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में शो कर दें, ये आसान नहीं है। इसलिए एक थर्ड एलिमेंट को जनरेट किया गया जिसे कहा जाता है थर्ड एलिमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें शो किए जाते हैं एरर्स एंड ओमिशंस, यानी कि जो भी भूल चूक हो गई है और ट्रांजैक्शंस हमसे दिखाने से रह गए हैं, जो ट्रांजैक्शंस हमसे छूट गए उनको शो किया जाता है थर्ड एलिमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में, और वही कहलाते हैं एरर्स एंड ओमिशंस, यानी कि भूल चूक। That's all. Next. अब समझिएगा थोड़ा सा डिटेल में कि करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। थ्योरी में इसे बाद में पढ़ाया जाएगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में केवल आपको टॉपिक्स के बारे में हिंट्स दिए जा रहे हैं
ताकि इस चैप्टर को समझना आपके लिए इजी हो जाए। करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमें 3 पॉइंट दिखाने थे, मैंने बताया था। एक इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जिसे ट्रेड इन गुड्स कहा जाता है। या तो गुड्स खरीदेंगे या बेचेंगे, यानी एक्सपोर्ट होगा या इंपोर्ट होगा। सेम ऐसे ही सर्विसेज, ट्रेड इन सर्विसेज, ये था सेकंड पॉइंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। और उसके बाद थर्ड पॉइंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रेड इन गुड्स में 2 चीज हो सकती है, या तो होगा एक्सपोर्ट या होगा इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सेम इसी प्रकार से ट्रेड इन सर्विसेज में भी या तो एक्सपोर्ट होगा या फिर इंपोर्ट होगा। यहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी होगा उसके अंतर्गत अगर हमें फैक्टर इनकम्स के द्वारा पैसा प्राप्त हुआ है तो उसमें से माइनस कर दिया जाएगा जितनी पेमेंट हमें करनी पड़ी फॉरेन कंट्रीज को, तो यही कहलाएगा नेट फैक्टर इनकम, यानी कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन सभी के द्वारा जितना पैसा हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन यहां पर ज्यादा महत्व दिया गया है केवल और केवल कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को, और दूसरा है नेट नॉन फैक्टर इनकम, चाहे फैक्टर इनकम के द्वारा पैसा आए जाए या नॉन फैक्टर इनकम के द्वारा पैसा देश में आए या जाए, वो सब ट्रेड इन सर्विसेज में आएगा। नेट फैक्टर इनकम में 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। एक नेट इनकम फ्रॉम कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि हमारे देश के जितने भी निवासी रेजिडेंट्स दूसरे देश में गए हैं काम करने के लिए और वहां से उनको प्राप्त हुई हैं सैलरीज, वेजेस या फिर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, उसमें से माइनस कर दिया जाएगा वो अमाउंट जो नॉन रेजिडेंट्स हमारे देश से कमाकर लेकर गए हैं, तब निकल के आएगा नेट इनकम फ्रॉम कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। और दूसरा पॉइंट नेट इन्वेस्टमेंट इनकम, यानी कि अगर हमारे देश के लोगों ने इन्वेस्ट किया है पैसा दूसरे देश में या दूसरे देश के लोगों ने हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट किया है और उसका जो बैलेंस निकल के आएगा वही कहलाएगा नेट इन्वेस्टमेंट इनकम। नॉन फैक्टर इनकम में वही एग्जांपल्स हैं जो पिछले पेज पर आपको पढ़ाए गए थे, शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म या फिर सॉफ्टवेयर सर्विसेज भी हो सकती हैं। और ट्रांसफर पेमेंट्स के एग्जाम्पल भी सेम वही हैं जो पिछले पेज पर आपको पढ़ाए गए थे। गिफ्ट्स, रेमिटेंसेज, डोनेशंस भी हो सकती हैं, इम्यूनिटीज भी हो सकती हैं। और एक एग्जाम्पल यहाँ पर और दिया गया है ग्रांट्स। ग्रांट्स का मतलब आर्थिक सहायता जब प्राप्त होती है विदेशों से तो उसे कहा जाता है यहाँ पर ग्रांट्स। नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी, जिसमें हमें शो करना था केवल और केवल कैपिटल रिसिप्ट्स या कैपिटल पेमेंट्स। और यहां पर कैपिटल रिसिप्ट्स हो या कैपिटल पेमेंट्स हो, इसमें इन्वेस्टमेंट के द्वारा जो पैसा आएगा या जाएगा वो शो किया जाएगा। तो यहां पर हमें देखने को मिलेंगी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स या फिर एक्सटर्नल बोरोइंग्स, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में असेट्स और लायबिलिटीज दोनों पर फर्क पड़ता है। या तो असेट बढ़ेगा घटेगा या फिर लायबिलिटी बढ़ेगी और घटेगी। इन्वेस्टमेंट हमारे बिजनेस का असेट होता है और देश के लिए भी एसेट है। सेम इस प्रकार से बोरोइंग्स भी लायबिलिटी है, चाहे वो बिजनेस के लिए हो और चाहे वो पूरे राष्ट्र के लिए हो। और थर्ड पॉइंट आता है एक्सटर्नल असिस्टेंस। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में यहां पर 2 पॉइंट आपको शो करने हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा सीधे रूप से प्लांट एंड मशीनरी में, और जहां पर भी हम लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे वहां से उस इंडस्ट्री का कंट्रोल हमारे हाथों में आ जाएगा। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं होता, वहां पर कंट्रोल हमारे हाथों में नहीं आता। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में एग्जांपल्स यहां पर दिए गए हैं।
एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या इक्विटी कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, या री इन्वेस्टेड अर्निंग्स, अर्थात जो कमाई हुई है उसे वापस इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, जिसे बिजनेस स्टडीज में हम लोग पढ़ते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स के नाम से, एंड अदर डायरेक्ट कैपिटल फ्लोज, या किसी और रूप से डायरेक्ट कैपिटल का अगर फ्लो हो रहा है हमारे देश के बीच और बाकी पूरे विश्व के बीच। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, या तो शेयर्स में या डिबेंचर्स में या म्यूचुअल फंड्स में। एक्सटर्नल बोराइंग्स के एग्जाम्पल्स हैं एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोराइंग्स या शॉर्ट टर्म डेब्ट्स, यानी कि विदेशों से या तो हम लोग कर्जा लेंगे या उनको कर्जा देंगे, या फिर शॉर्ट टर्म डेब्ट्स होंगे। शॉर्ट टर्म डेब्ट्स का मतलब ऐसे कर्जे जो 1 साल से कम के लिए लिए जाते हैं या दिए जाते हैं। और लास्ट आता है इसमें एक्सटर्नल असिस्टेंस, जिसके एग्जाम्पल्स हैं गवर्नमेंट एड, यानी कि दूसरे देश की सरकार हमारे देश की सहायता करेगी या हमारे देश की सरकार असेट्स देकर दूसरे देश की सहायता करेगी। बस यहां पर ही ध्यान रखना है आपको कि कैपिटल अकाउंट है तो यहां पर असेट्स और लायबिलिटीज पर असर जरूर पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल है इंटर गवर्नमेंटल मल्टीलेटरल एंड बाईलेटरल लोन्स। मल्टीलेटरल लोन तब कहलाता है जब हमारा देश एक साथ बहुत सारे देशों से एक साथ लोन ले रहा हो, जहां पर डॉक्यूमेंट एक ही साइन होगा, जिसमें बहुत सारे देश मिलकर एक साथ हमें लोन दे रहे होंगे, या फिर हम लोग मिलकर दूसरे देश को एक को लोन दे रहे होंगे। या तो पैसा आएगा या जाएगा, दो ही कारण हो सकते हैं यहां पर। तो लोन अगर हमारे देश की गवर्नमेंट ले रही है और बहुत सारे देशों की गवर्नमेंट से एक साथ ले रही है तो वो कहलाता है मल्टीलेटरल लोन्स। और बाईलेटरल में केवल 2 ही पार्टी होंगी, अर्थात हमारा देश लोन लेगा केवल एक देश से या फिर लोन देगा एक देश को। तो कुल मिलाकर अगर एक्सटर्नल असिस्टेंस के द्वारा एक दूसरे की सहायता की जा रही है लोन देकर, तो वही कहलाता है कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। तो कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी में 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं जो डिटेल में बाद में आपको पढ़ाए जाएंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, एक्सटर्नल बोराइंग्स और लास्ट एक्सटर्नल असिस्टेंस। नेक्स्ट सेशन में इन सभी पॉइंट्स को आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट।